सारी चीज़ें प्रॉपर एक बार कंफर्म कर दिए। अभी आ रही है वॉइस? आवाज़ दिया अचानक से बोलकर, अच्छा धीरे धीरे बोलना है ना। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये देखा था कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है हमारा, उसमें जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है विच स्टार्ट्स ऑन द 1 अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल 31 ऑफ मार्च, तो उसमें कितना पैसा रिसीव करेंगे हम, रिसीट्स क्या होंगी, कितना पैसा हम खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो सारा उसमें लिखा होता है। ठीक है, उसी तरह से जो कोई भी कंट्री, एनी कंट्री, इट्स ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने बनाया था इस तरह से कि ये हम पैसा रिसीव कर रहे हैं रिसीट, ये खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। उसी तरह से आप इसको ऐसे यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि जब वहाँ पैसा रिसीव करें तो रिसीट, यहाँ माल रिसीव कर रहे हैं तो इंपोर्ट, और माल जो है बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट। ओके क्लियर। वहाँ पे ये था कि रिसीट का मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा जाना। यहाँ माल आ रहा है तो पैसा जाएगा, यहाँ पर माल जा रहा है तो पैसा आएगा। कमेंट में बताइए जल्दी से, इंपोर्ट लीकेज होगा और एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन इसमें लीकेज है और कौन इंजेक्शन है व्हेन इट कम्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जो हमने कल देखा था। बताइए जल्दी से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में किसको आप लीकेज में रखोगे, किसको आप इंजेक्शन में रखोगे, बताइए जल्दी से। तो भाई इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है यानी ये लीकेज होता है, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा अंदर आ रहा है यानी कि ये इंजेक्शन होता है। ओके, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन आप समझ गए। अब इसी से रेट करते हैं ना, ये जो हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, पहले हमने पूरे पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सारी चीज़ों को, जो पैसा आ रहा था जा रहा था, लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट, याद है कुछ। तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया था एक रेवेन्यू हेड, रेवेन्यू अकाउंट, और यहाँ हमने क्रिएट किया था कैपिटल अकाउंट, है ना, क्रिएट किया था। ऐसे ही हम यहाँ क्रिएट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये आपका होगा, एक सेकेंड, करेंट अकाउंट, एंड ये होगा आपका कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, क्लियर है चीज़, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो पूरा है दैट इज करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जैसे वहाँ पे हम रेवेन्यू और कैपिटल देख रहे थे, है ना, लेकिन वो था कि हमारे विद इन द टेरिटरी कितना पैसा आएगा, अर्न करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितना एक्सपेंडिचर करेगी, वो था। ये है कि कितना हम बाकी कंट्रीज के साथ जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, दूसरे देशों के साथ जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, उसका रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि करेंट अकाउंट को ही, इस पर्टिकुलर हेड को ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल देते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक उसका पार्ट है, ठीक। अब करंट अकाउंट में क्या आता है और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है वो हमें समझना है। तो करंट अकाउंट में ट्रेड आता है गुड्स में, सर्विसेज में, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं अभी बताते हैं। लेकिन गुड्स को हम ध्यान रखना विजिबल्स बोलते हैं, क्योंकि भाई हम ये देख सकते हैं, टैंजिबल नेचर के होते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और जो सर्विसेज होती हैं इनको हम इनविजिबल्स बोलते हैं। तो अगर जरूरी नहीं है कि वो ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज लिखे तभी आपको पता चलेगा कि करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। आपको ट्रेड इन अगर विजिबल्स एंड इनविजिबल्स लिख देता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये करंट अकाउंट की ही बात कर रहा है। देन अगर बात करेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आता है। ट्रांसफर पेमेंट में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेमिटेंसेज आती हैं। अब रेमिटेंसेज क्या होती हैं, तो जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, दैट इज एनआरआईज, भारत से बाहर रह रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत लोग, ठीक है, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो जो भी अपनी होम कंट्री में पैसा भेजेंगे, क्यों, क्योंकि उनके कोई ना कोई घर वाले हैं, उनके लिए पैसा भेजेंगे। अब वो जिस करेंसी में अर्न करते हैं तो उसी करेंसी में भेजेंगे, देन वो एक्सचेंज होगा एंड सो ऑन। ओके, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को रेमिटेंस बोला जाता है, जिसको रिसीव करने के मामले में हर साल इंडिया रिकॉर्ड तोड़ती है। उसी तरह जिस तरह से हर महीने जीएसटी के रिकॉर्ड टूटते हैं, उसी तरह से रेमिटेंसेस के हर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं, जैसे कि इंडिया से टूटते हैं, जैसे कि इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक है। यूएसए जो है, सॉरी, यूएसए से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव होता है, यूएसए से आता है, सेकंड नंबर पे मेक्सिको आता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर्स में अगर बात करूँ रेमिटेंस। देन इसी तरह से अगर कोई डोनेशंस हैं वो भी ट्रांसफर पेमेंट्स में आएंगे। ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट की कहीं और जैसे फॉरेन में किसी चीज़ में शेयर होल्डिंग है किसी की, तो जो भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड आएगा वो भी इनविजिबल्स का ही पार्ट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में मान लो कि मसाले हैं, ठीक है, मसाले हैं, दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये क्या है, सामान है, ये गुड्स है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेड इनविजिबल्स। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं वो अपने कॉल सेंटर्स जो है वो क्या कर देते हैं, उनको आउटसोर्स कर देते हैं। कैसे आउटसोर्स करते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, खासकर इंडिया के लोग, तो यहाँ क्या सस्ती लेबर मिल जाती है, तो कॉल सेंटर में बिठा दो और वो डील करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो कॉल सेंटर अर्निंग कर रहा है वो अगर हम देखें तो कोई गुड तो एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी यूट्यूब पे जो लोग काम करते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो जो लोग अपना मोनेटाइजेशन रखते हैं तो उनको क्या होता है, उनको पैसा मिलता है, ठीक है, डॉलर्स उनके कलेक्ट होते हैं, देन उसके बाद एक्सचेंज होकर वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या हमने कोई गुड एक्सपोर्ट किया, नहीं, सर्विस एक्सपोर्ट करी, कैसे एक्सपोर्ट करी, सब पढ़ तो हम रहे, आप विदेश वालों को थोड़ी पढ़ा नहीं रहे। लेकिन बात करें यूट्यूब की, यूट्यूब पे चलते हैं एडवर्टीजमेंट्स, एड्स चलते हैं, और वो जो एड कंपनी होती है वो गूगल को पैसा देती है, जो बाहर बैठा हुआ है, एंड वो गूगल हमें पे करता है, और वैसे बात है वहाँ पर एक्सचेंज रेट आपका काम करेगा। तो कोई भी जो सर्विस है जो इनविजिबल नेचर की उसको सर्विस बोलेंगे, वो यहाँ पे आएगा। इसी में ही आप इंक्लूड कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स को भी, ठीक है। अरे चलो भाई, ठीक है, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ठीक है, तो ये आपके इसी में आ जाएंगे। देन कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है करंट अकाउंट में, एक बार कंफर्म कर दो। एस्ट्रोलॉजी नाउ इज यस, एस्ट्रोटॉक। हाँ, और भाई लाइक कर दिया यार, क्यों? हाँ प्रशांत, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है, दिख नहीं आपको? बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हेड्स बनाए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट को ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं, ओके क्लियर है। कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं अपनी, ठीक है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस आ जाता है, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स एंड अदर फ्लोज। अब मैं आपको एक करके समझाता हूँ क्या चीज़ है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो करंट अकाउंट आप समझ गए, करंट अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, करंट अकाउंट में हमारा गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, ठीक है, गुड्स आ रहा है
एंड सर्विसेज आ रहा है, ओके। एंड बाकी हमारी कुछ और आ रही हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। बाकी कुछ एक तीसरा पार्ट बोल सकते हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ आप मुझे बताओ कि, चलो पहले तो मैं बताता हूँ फिर आप बताना कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट इज़ CAD, ये क्या चीज़ होती है? करंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज CAD, ये होता है कि कितना डेफिसिट है, कितना घाटा है करंट अकाउंट में। ये तब होता है, कब होता है? ये तब होता है जब गवर्नमेंट इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, तो उसके पास जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो कम बचता है। फॉरेन एक्सचेंज अगर बहुत कम होगा तो फिर कंट्री इंपोर्ट नहीं कर सकती है, जो क्रूशियल चीज़ें होती हैं वो अभी हम देखेंगे। हमारे साथ ही सिचुएशन आ चुकी है पहले, कब आई थी, कैसे उससे हमने निपटारा किया था, वो भी देखेंगे। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। और अगर क्या हो, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ साथ अगर यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट भी है किसी कंट्री में, दैट इज CAD प्लस FD इज इक्वल टू, और इट इज कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट, ठीक है। इसको हम ट्विन डेफिसिट बोलते हैं अगर करंट अकाउंट डेफिसिट भी और फिस्कल डेफिसिट दोनों साथ में है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ होती है। तो कैपिटल अकाउंट में जैसे कि यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, एंड दैट इज फर्स्ट थिंग इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन कंट्री के बंदे थे मैंने सोचा चाहे, चलो वही तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर बात करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें आती हैं मेनली, तो FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दैट इज़ FPI। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है? देखो दोनों में ही क्या होता है कि एक फॉरेन कंपनी या फॉरेन कोई भी, ठीक है, फॉरेन कंट्री का जो बंदा है वो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री का बंदा बिल गेट्स है तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अब वो अगर 10% और लेस देन 10% अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो FPI के तहत आएगा, और अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो वो FDI के तहत आएगा, ठीक है। अब कुछ आएंगे यहाँ पे जल्दी से, सर अगर 10% कर रहा है तो बेटा जो है उसको नलीफाई कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो मेन ये चीज़ होती है कि FPI FDI में मेन अंतर ये होता है कि FDI में 10% से शेयर ज़्यादा होल्डिंग है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा बहुत बड़ी एक मेजर स्टेक रखता है उस कंपनी में, तो वो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में बैठेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेगा, यानी उसका काफ़ी बड़ा स्टेक है, ठीक है। तो इतनी जल्दी से वो बाहर छोड़ के नहीं जाएगा, ये अपना इन्वेस्टमेंट लेके नहीं निकलेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई भी कंपनी कोई टैंजिबल एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, टैंजिबल मतलब टैंजिबल आप समझ रहे हैं ना, टैंजिबल एसेट में इन्वेस्ट कर रही है। एग्जांपल के तौर पे वॉलमार्ट ने जब शेयर होल्डिंग ली फ्लिपकार्ट में, एक तरह से उसका एक्विजिशन किया, ठीक है, तो उसका पूरा कार्यभार संभाल लिया, पूरे जो भी इंडस्ट्रीज़ थे, सब कुछ जो भी प्लांट्स वगैरह थे उनके, जो भी आप बोल सकते हैं कंपनी, पूरा सब कुछ टैंजिबल एसेट वो भी अपने नाम कर लिए, या फिर जो नया टैंजिबल एसेट अगर को बना रहा है तो उसको भी हम FDI में रखते हैं। FPI में क्या है, बहुत कम शेयर होल्डिंग रहती है, 2%, 3%, 4%। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका मेन ये मुद्दा नहीं है कि इस कंपनी को रिवाइव करना है और लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है और अच्छा मुनाफा कमाना है, नहीं, वो यहाँ पे होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट होती, तो शॉर्ट माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट होती, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसीलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसीलिए इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी ने इस तरह से FPI में इन्वेस्ट कर रखा तो और उसको लगता है कि मामला गड़बड़ा रहा है इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जहाँ पर अडानी पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। फॉर एग्जांपल जो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे जैसे ही पता चला कि अच्छा कुछ भी थोड़ा सा डोल मोल होता है तो ये तुरंत अपना पैसा लेके भाग निकलते हैं, तो इसीलिए इसको हॉट मनी बोलते हैं। और इस तरह की मनी उतनी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू FDI, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट होती है FDI, तो इसलिए FDI इज़ प्रेफर्ड, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ प्रेफर्ड ओवर दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें हमें ऐसा कोई ऐसा डेफिसिट वगैरह नहीं पढ़ना है, ओके।
क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही होता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट के अलावा भी होता है। इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर मैं बात करूं तो जो लोन्स सरकार लेती है विदेशों से, ठीक है, वो भी आपका इसी में ही आएगा, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। क्या बोलते हैं? आपको ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स करके भी लिख के आएगा, आ सकता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है। तो ये भी कैपिटल अकाउंट का ही, ठीक है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होगा। एफपीआई को ही पहले एफआईआई दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता था, तो हो सकता है एफआईआई भी लिख के आ जाए, लेकिन चांसेस कम है। ओके, अब ये समझिए पूरा कैपिटल वाला आपको समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम? एग्जाम पे था एक जगह, अभी कल फीवर आ गया था शाम को। क्या चीज़? एक्सटेंड फॉरेन एड प्राइमरली जो है आपका करंट अकाउंट में ही आएगा, जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। चले तो आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। देखो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि आप आओ एफडीआई में डालो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एफडीआई में दो तरह के रूट्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू। तो जो डायरेक्ट की अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट में क्या होता है, सिंपल नाम ही पता चला, गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना नहीं आ सकते। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ डिफेंस में, तो डिफेंस में अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, 74% आप डायरेक्ट रूट में आ सकते हो, यानी बाकी का जो आपका बच गया 26% उसमें आपका गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, जो भी हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, जो भी बांग्लादेश हो, यहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट इस तरह की आ रही है एफडीआई में भी आ रही हो चाहे, तो उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल नीडेड है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, रेट कर सकते हैं क्यों। इस एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डिफेंस का, डिफेंस में मान लें कोई क्रूशियल, कोई बहुत स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, उसमें कोई चाइनीज कंपनी ने पूरा इन्वेस्ट कर रखा है, चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया, चाइनीज कंपनी, चाइना की गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनी बोला बैकआउट कर जाओ यहाँ से, धाम हो जाएंगे हम तो। हाँ, तो ये प्रॉब्लम को करने के लिए 100% डायरेक्ट रूट के थ्रू नहीं, बल्कि कुछ वो रखा गया गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। आपको फीवर होता है? हाँ, नेम सही क्लियर है, सरकार फॉरेन कंपनी की ब्रांच होगी अपडेट में। अभी आते हैं इसमें नॉस्टर वॉस्टर होगा, ठीक है, इसमें बताते हैं। चलो तो अभी आते हैं किस पे, करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, एंड अभी आते हैं कि जो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिला 1990s में, वो क्यों हुआ था और उससे हमने कैसे निजात पाई, मतलब कैसे उससे बाहर निकले। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस भी बोलते हैं। 1990s से स्टार्ट होना शुरू हुई, मतलब 1990 के टाइम से। और इसमें हुआ क्या था, हुआ ये था, कुछ कारण थे। जैसे 1990 में इफ़ यू कैन रिकॉल, यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था ना, जिसमें कि सारे रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, सारे कंट्रीज आते थे, डिसइंटीग्रेट हो गया। इससे हमें क्यों इतना इंपैक्ट हो गया? क्योंकि हम 25% एक्सपोर्ट करते थे इनको, 25% इनको हम निर्यात करते थे। अब निर्यात से हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, और उस फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करके हम भी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, हमारे जो एक्सपोर्ट है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहता रहा है, एक्सेप्ट 1 ईयर, इफ यू कैन गेस, एक्सेप्ट 1 ईयर इंडिया हैज़ बीन इन करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सेप्ट 1 ईयर, एंड दैट ईयर इज गेस कर सकते हैं, कोविड का ईयर था 2020। क्यों? हम सरप्लस में आ गए थे, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया था हमारा। हुआ ये था कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए थे, ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो गए थे सर, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाना चाहिए, मतलब और वाइड हो जाना चाहिए, डेफिसिट और बढ़ जाना चाहिए, घाटा बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए हमारे एक्सपोर्ट कम होते हैं। लेकिन इंपोर्ट दोगुनी तेजी से कम हो गए, मतलब एक्सपोर्ट तो हमारे कम हुए, लेकिन इंपोर्ट बहुत भयंकर तौर से कम हुए। अब हम डेफिसिट में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, अब जैसे क्रूड ऑयल है, उसके लिए बहुत सारी हम कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, रशिया जैसी कंट्रीज पे। तो क्रूड ऑयल एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक इंपोर्ट। गोल्ड हो गया, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से इंडिया हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है। लेकिन एक्सेप्शन मैंने बता दिया, वो कोविड वाला साल 2020 का, जहाँ पहली बार हमको करंट अकाउंट सरप्लस हुए, और उसके बाद फिर से डेफिसिट हो गए, ठीक है। तो इस वजह से अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जैसे कंट्रीज हैं, यूएसए हो गई, यूके हो गई, ओके, इनके साथ हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चलता है, मतलब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू इंपोर्ट। अब ये आपको हो सकता है सरप्राइजिंग लगे, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एंड ये सब, क्योंकि ये ध्यान रखो कि करंट अकाउंट डेफिसिट तो है, करंट अकाउंट में गुड्स भी आता है, करंट अकाउंट में सर्विसेज आता है, करंट अकाउंट में ये ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती हैं, ओके। तो अगर हम सिर्फ गुड्स की बात करें तो यहाँ पर तो हम डेफिसिट हैं, नो डाउट, बहुत भयंकर डेफिसिट है, लेकिन यहाँ पर हम सरप्लस हैं, और अक्सर हम सरप्लस में ही रहते हैं क्योंकि हम सर्विसेज बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। यही कारण नहीं तो अगर सर्विसेज भी अगर हमारे डेफिसिट में हो जाएंगे, सर्विसेज भी अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सर्विसेज में आपको बताया जैसे कॉल सेंटर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करें, तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हो जाएगा। सर्विसेज क्या करता है, इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो गुड्स डेफिसिट है, सर्विसेज सरप्लस है, ओवरऑल डेफिसिट ही है, ओके। एंड यूके और यूएसए के साथ हमारा सरप्लस चलता है, बट चाइना के साथ तो हम डेफिसिट ही है, क्योंकि चाइना से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलो बाकी तो जो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है, इनके साथ तो सरप्लस में ही चलता है हमारा, ओके। तो यूएसएसआर के साथ क्योंकि वो था 25% पे हम डिपेंडेंट एक्सपोर्ट वहीं पे करते थे, तो ये हमारा एक मेजर हुआ। उसी टाइम पे मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो गई, ईरान इराक के साथ वॉर हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल काफी महंगा हो गया, वो मिलना काफी महंगा हो गया, तो बहुत सारी हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास फॉरेन करेंसी है वो काफी कम बची, जिसे को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारे पास सिर्फ आप ये मान के चलो 15 दिन का, 15 डेज का इंपोर्ट कवर सिर्फ बाकी था, ठीक है, 15 डेज का ही इंपोर्ट कवर बाकी था, बस सिर्फ 15 दिन का। इतना भयंकर हमारी हालत खराब हो गई थी। देन हमें जाना पड़ा था आईएमएफ के पास, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, बेल आउट के लिए, बेल आउट मतलब लोन लेने के लिए, ठीक है। और आईएमएफ ने हमें बेल आउट किया, लेकिन विद सर्टन कंडीशंस ये थी कि आपको कुछ रिफॉर्म लाने होंगे। रिफॉर्म ये है कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करिए। लिबरलाइज का मतलब ये है कि
फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अट्रैक्ट करिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो पैसा फॉरेन करेंसी अंदर नहीं आएगा। फॉरेन करेंसी अगर अंदर नहीं आएगी तो फिर आप हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ही सफर करेंगे, ठीक है। तो लिबरलाइज करना है आपको, प्राइवेटाइज करना है, क्योंकि अगर सिर्फ गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी तो भी सारी चीजें सही से नहीं हो पाएंगी। प्राइवेट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आएगा अगर हर जगह गवर्नमेंट ही होगी तो, ठीक है। एंड ग्लोबलाइज करिए, यानी अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जो है इंटीग्रेट करिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ कंट्रीज पर आप डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, उसको बाकी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करिए। दैट इज दीज आर कॉल्ड एज LPG रिफॉर्म्स, जिसके लिए क्रेडिट दिया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने काफी काम किया था इसको लेकर। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव कौन थे उस टाइम पे? प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर इतनी चीज? तो IMF वाला ये आप समझ गए कि इंडिया को बेल आउट किया गया था। अब अगर हम टॉप बोरोवर्स अगर बात करेंगे IMF में, तो कौन रहे टॉप बोरोवर्स अभी तक? अभी की जो करंट लिस्ट है उसमें जो टॉप बोरोवर्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। देन आता है सेकंड नंबर पे इजिप्ट, ठीक है। देन आता है यूक्रेन, देन आता है चौथे नंबर पे हमारा पाकिस्तान, ठीक है। तो ये है टॉप बोरोवर्स IMF में। अब IMF में क्या है कि कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, किसी भी कंट्री के कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिनको बोलते हैं। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है FCA, दैट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं? तो जैसे कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो जब भी निर्यात करती है तो फॉरेन करेंसी मिलती है। तो जैसे कुवैत को किया तो कुवैती दिनार मिलेगा, सऊदी को किया तो रियाल मिलेगा, ब्राजील को किया तो रियाल मिलता है, US डॉलर, कनाडा के कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया किया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अर्जेंटीना को किया तो अर्जेंटीना पीसो मिला। तो ये क्या है? ये पूरी करेंसी सारी डिफरेंट जिस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज का फॉरेन करेंसी हमारे पास इकट्ठा होता जा रहा है, वही मिल के बन जाता है फॉरेन करेंसी एसेट, ओके। दूसरा है हमारे पास कितने गोल्ड रिजर्व्स हैं, क्योंकि गोल्ड क्या होता है ना, गोल्ड बड़ी आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए ये भी फॉरेक्स रिजर्व्स का पार्ट होता है। देन होता है पेपर गोल्ड, जिसको कि हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब इसको पेपर गोल्ड क्यों बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिस तरह भी मैंने आपको बताया, इन शॉर्ट SDR एंड ऑल्सो नोन एज व्हाट, पेपर गोल्ड। तो जिस तरह भी मैंने आपको बताया, गोल्ड को क्यों इंक्लूड करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स में? बिकॉज बहुत ही आसानी से गोल्ड एक्सेप्टेबल है, कहीं पे भी गोल्ड एक्सेप्टेबल है, हर कंट्री में ऑलमोस्ट गोल्ड एक्सेप्टेबल है। उसी तरह से ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं SDR जो है पेपर गोल्ड, ये हर जगह एक्सेप्टेड है। लेकिन ये है क्या? ये कोई ऐसी करेंसी नहीं है, लेकिन 5 करेंसीज का वेटेड एवरेज है ये। US डॉलर जो है, यूरो जो है, ठीक है, जापान की येन, चाइना की रेनमिनबी या युआन, ठीक है, युआन लिख लो, रेनमिनबी लिख लो, जो आपको लिखना है, ठीक है, रेनमिनबी और पाउंड स्टर्लिंग आपकी, ठीक है। तो ये जो है आपकी पांचों करेंसी का वेटेड एवरेज है। अब मान लो कि किसी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी एसेट नहीं है, उसने वो क्या करेगा? वो SDR बोरो करेगा। SDR ध्यान रखना, इसको क्रिएट किया गया था बाय IMF इन द ईयर 1969, 1969 में किया गया था। इट इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसमें ब्याज लगता है। तो आप मान लो कोई कंट्री उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो SDR बोरो करेगा IMF से, ठीक है, SDR लेगा। और अगर किसी भी कंट्री से उसको कोई भी सामान खरीदना है, क्योंकि उसके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स नहीं है, तो क्या करेगा? इसको लेगा और वो सामान ले लेगा। अब बात आती है कि सिर्फ इन्हीं करेंसी को क्यों रखा गया, बाकी करेंसी को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये 1969 में इसको क्रिएट करते वक्त चीज़ को ध्यान रखा गया था कि कौन सी करेंसीज हैं ऐसी जिनमें सबसे ज्यादा वो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। तो 5 टॉप वो कंट्रीज लिखी थी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती निर्यात करती हैं, और वो करेंसीज जो सबसे ज्यादा फ्रीली एक्सेप्टेबल है। तो उन करेंसीज को लिया गया था, उनका वेटेड एवरेज बना के इस SDR को बनाया गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एंड चौथा है हमारा लास्ट रिजर्व, ठीक है, चौथा है हमारा रिजर्व ट्राइंग पोजीशन RTP, ठीक है, रिजर्व ट्राइंग पोजीशन दैट इज RTP। ये क्या है? तो हर कंट्री को अपना एक कोटा मेंटेन करके रखना होता है IMF में, जिसका जितना ज्यादा कोटा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका वोटिंग पावर होगा IMF में। जितना पैसा आप IMF के पास डिपॉजिट करोगे, इट इज लाइक जो बैंक्स होती हैं उनको सर्टेन पार्ट जो होता है कैश में RBI के पास डिपॉजिट करना होता है। तो कहीं वैसे आप रिलेट कर सकते हो कि ये कोटा मेंटेन करना होता है, जिसका जितना ज्यादा कोटा होगा, जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा, उसका उतना ही उसकी उतनी तूती बोलेगी कहाँ पे? IMF में। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं आप। ओके, यस, चलो तो अभी आते हैं सर लास्ट क्या चीज़, ये RTP रिजर्व ट्राइंग पोजीशन। तो हर एक कंट्री की पोजीशन होती है जिस हिसाब से उसने डिपॉजिट करवा रखा है SDR के फॉर्म में, ठीक है, समझ लो उसने डिपॉजिट करवा रखा है IMF में, तो उसने कोटा मेंटेन कर रखा है। उसी कोटे से आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो आपका ही पैसा है, जब आपको चाहिए तब आप वहाँ से IMF से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। IMF से आप कभी भी पैसे को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास वोटिंग राइट्स होंगे IMF में। ये काइंड ऑफ इमरजेंसी के टाइम के लिए पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करवा के रखता है इफ यू आर एन IMF मेंबर कंट्री। SDR का यहाँ पे क्या डिस्कशन करो? अच्छा, SDR ओके, मुझे लगा ओके। SDR का यूज़ कहाँ होता है? यूज़ मैंने आपको बताया। तो अगर मान लो कि मैं कंट्री हूँ, कोई कंट्री है, मान लेते हैं पाकिस्तान, उसको वैक्सीन चाहिए, ठीक है, उसके पास है नहीं फॉरेन करेंसी, वो क्या करेगा? जाएगा किसके पास? IMF के पास कि प्लीज़ हमें SDR दे दो। वो SDR लेगा, उसको देगा, उस कंट्री को SDR ले लेगी। क्यों ले लेगी? क्योंकि ये उन करेंसी से मिलकर बना SDR जो फ्रीली एक्सेप्टेबल है और जो बहुत एक्सपोर्ट करती है, यानी कि आपको इन कंट्रीज की जो करेंसी उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, तो फ्रीली एक्सेप्ट कर लेती है कोई भी कंट्री, ओके, क्योंकि SDR ने भी दिया, मतलब IMF ने भी दिया, और वो सामान उस कंट्री को मिल जाता है। इस तरह से काम करता है SDR, ओके। RTP जो होता है ऋषिराज, वो एक पोजीशन आपको, वो एक पोजीशन मेंटेन करने के लिए आपको पैसा डिपॉजिट करना होता है वहाँ पे एज इमरजेंसी के तौर पर, ठीक है, ठीक है। बाकी तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि अगर बात करूँ, IMF का क्रिएट हुआ था, ब्रिटेन वुड की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है ना, और 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुई तो ना सिर्फ IMF बल्कि वर्ल्ड बैंक भी क्रिएट हुआ था। ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं एक्चुअल में, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हुआ था, जब बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, लेकिन वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गया था, आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया था, ठीक है, कंटिन्यू नहीं पाया था। चलो अभी आते हैं नॉस्ट्रो वास्ट्रो, नहीं अभी पहले आते हैं एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा फेरा फेमा के बारे में बताना चाहूँगा। फॉरेन, ठीक है, फॉरेन कंट्री के बंदे जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट,
एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि जैसे बहुत ही ज़्यादा डॉलर्स की शॉर्टेज थी। अब डॉलर्स की शॉर्टेज थी तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा रेगुलेशन लाना चाहिए साइड के थ्रू कि भाई किसी के पास डॉलर है ना तुरंत डिपॉजिट कराओ, और कोई भी सामान आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे ही। आप ऐसी कोई सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते हमसे पूछे बिना। क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट करेंगे मतलब आप डॉलर फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल के भेज रहे हैं। वैसे ही डॉलर की एकदम सूखा पड़ा हुआ है, और डॉलर का सूखा पड़ा है तो उसकी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना, ये दिक्कत है। तो फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेशन ऐसे पूछेगा नहीं जाता डेट में, लेकिन रेगुलेशन किस चीज़ को लेकर? उसी चीज़ को लेकर कि भाई आप बिना गवर्नमेंट से ऐसा पूछे बिना ऐसा बहुत ज़्यादा बल्क में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप डॉलर होल्ड नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा आपको गवर्नमेंट पे डिपॉजिट करवाना होगा। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इसको क्या करना चाहा, रेगुलेट करना चाहा। लेकिन जब फॉरेन एक्सचेंज की हमारे यहाँ पे जो 1990 में जो क्राइसिस हुई, उसके बाद इसने गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फेरा को रिप्लेस कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से, दैट इज फेमा से, जहां पर अब वो क्या कर रही है, अब रेगुलेट नहीं कर रही है, सिर्फ मैनेज कर रही है। यानी कि मार्केट अपने हिसाब से चलेगी, जहां पे गवर्नमेंट को लगेगा वहां पर थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको मैनेज कर देगी। पहले क्या था, पहले इट वाज लाइक कि गवर्नमेंट पूरा रेगुलेट करेगी, पूरा रेगुलेट करेगी। अभी क्या, पूरा अपने आप से फ्रीली चलेगा और गवर्नमेंट को जहां लगेगा वहां पर बस वो मैनेजमेंट के लिए आ जाएगा। ओके, यहीं पर अब हमें पढ़ना होगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की बात करूं तो $1 86 रुपीज़ में चल रहा है, करंट का भाव यही 85.99 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो 86 रुपीज़ चल रहा है। मान लेते हैं कल $1 बराबर हो जाता है 90 रुपये। तो आप मुझे बताइए कि जो हमारी रुपी करेंसी है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई? जब हम यहाँ से यहाँ में आए तो हमारी करेंसी का एप्रिशिएशन हुआ या डेप्रिसिएशन हुआ? तो आंसर इज हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो रुपी है, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है, डेप्रिसिएशन हुआ है, उसको डेप्रिशिएट करी है। ऐसा नहीं कि 86 से 90 हो गई तो एप्रिशिएट करी ना, डेप्रिशिएट करी है। क्यों? पहले $1 में 86 रुपये मिल जाते थे, अब $1 में 90 रुपये मिल जाते हैं। यानी कि कोई कीमत ही नहीं है, जिसकी कम कीमत होती है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है, जल्दी अवेलेबल होता है। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड, जब तुम कॉल लगाओ तो तब कॉल उठा लेता है, जब तुम बुलाओ तब आ जाता है। दूसरा है, उसको लगाते हो नहीं उठाता है, दूसरी बार उठा लेगा, हो सकता है तीसरी बार में उठाए, बुलाओ भाई यार अभी थोड़ा सा काम है, बिजी चल रहा हूँ, कल आ जाए, संडे को मिलना, ठीक है भाई। तो तुम किसकी ज़्यादा इज्जत करोगे? जो उतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार बंदे मतलब थोड़ा सा रुतबा है और वो इतनी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, है ना, तो उसकी कीमत है। तो वैसे जो ज़्यादा अवेलेबल होता है उसकी कीमत डाउन हो जाती है, तो फिर डेप्रिसिएट हो गई है। और इसी का उल्टा, अगर मान लो कल कोई 80 रुपीज़ हो जाता है तो उसको हम एप्रिशिएट बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन। मैं एप्रिसिएशन का भी एक ऊपर एग्जांपल लेता हूं सो दैट दोनों यहाँ पर लिखे हों, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तो दिस विल बी कॉल्ड एज एप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ तो उसका एप्रिसिएशन होगा। अब ये अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से अपने आप हो रहा है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी ओर से क्या कर रही है, गवर्नमेंट खुद से इंटरवीन कर रही है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है इस एक्सचेंज रेट को, तो फिर हम एप्रिसिएशन ना बोल के डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन, जहां चीजें अपने आप से होती हैं इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट है ना कि $1 में कितना रुपया आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, है। और इसको बोलते हैं जहां गवर्नमेंट खुद से इंटरवीन करती है, दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड और ध्यान रखना, फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट, पेग्ड भी बोलते हैं इसी को। क्लियर हो गई ये बात हमें, ठीक। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये तो समझ में आ गया होगा ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कॉन्सेप्ट है भी नीर एंड रीर का, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर और रीर, ठीक है। अभी होता क्या है, तो जैसे एक्सचेंज रेट हमारा फ्लक्चुएट करता रहता है, थोड़ा सा पानी पिया। हाँ जी, तो नीर और रीर, तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हाँ, अब होता क्या है कि जैसे जैसे हाँ, तो जैसे आज 86 रुपये है $1 में, हाँ, कल को 90 हो जाएगा, फिर हो सकता है 80 भी हो जाए, तो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने के लिए एक वेटेड एवरेज ले लेते हैं, सो दैट एक हमें जनरल आइडिया मिल जाए, उसको नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और वो हम ऐसे करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट उन कुछ कंट्रीज़, टॉप कंट्रीज़ जिसके साथ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिनके साथ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो जिनके साथ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो उनके साथ पिछले कुछ टाइम में कितना क्या हमारा एक्सचेंज रेट रहा है और कितना हम ट्रेड करते हैं, उसके बेसिस पे उनको वेट असाइन करके एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं नीर, दैट इज विच इज़ अ काइंड ऑफ वेटेड एवरेज, है ना। वेटेड एवरेज जो बायलैटरली हम ट्रेड करते हैं उस रेट का जो वेटेड एवरेज निकालते हैं, कुछ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज लेकर, वो बास्केट वो उस बास्केट में वो करेंसीज होती हैं जिनके साथ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है। रीर क्या होता है, व्हेन द नीर इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। जैसे कि अगर आपको याद हो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस था, कि नॉमिनल वाज नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, और जो रियल जो था जीडीपी, ठीक है, वो थोड़ा सा यार वॉइस आ सकती है ना बैकग्राउंड में। आज था क्या ना, यति का बर्थडे था, तो आज जो है बच्चा पार्टी आई हुई है काफ़ी, ठीक है। तो जो रीर होता है इट इज़ एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। नहीं, इसमें इन्फ्लेशन वाला जो चीज़ है उसको कंपोनेंट है उसको हम हटा देते हैं, तो नीर से वो रीर बन जाता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट से वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। देन किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है भाई, वो
यहाँ वो रेल नीर नहीं है। और क्वेश्चन करें उससे पहले ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो भी थोड़ा देख लेते हैं, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो क्या होता है। ठीक है, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो क्या चीज़ होती है। तो नॉस्ट्रो का मतलब होता है, बहुत सिंपल है, जैसे कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, अब जैसे मान लो कि कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, उसको ट्रेड करना है, कोई कंपनी है उसको ट्रेड करना है इंडिया में, तो सोचो अगर एक इस तरह का बैंक उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे कि आप यहाँ पर अकाउंट खुलवा लो हमारी करेंसी में, और आसानी से आपको जब भी कन्वर्ट करवाना हो तो आप आसानी से कन्वर्ट करवा सकते हो। सेम गोज़ कि अगर हमें हमारी कोई कंपनी, मान लो कि मुकेश अंबानी को कैंपा कोला सेल करना है अभी, मान लेते हैं युगांडा में, ठीक है, तो युगांडा में क्या करेंगे, वो उनकी बैंक में उनकी करेंसी में एक अकाउंट खुलवा लेंगे। ठीक, तो नॉस्ट्रो क्या होता है, इट इज़ आर अकाउंट इन योर करेंसी इन योर बैंक। ठीक है, आपकी ही करेंसी में, आपकी ही बैंक में, उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रो। ठीक है, जो होम करेंसी होती है। ये क्या है, ये है योर अकाउंट, ठीक है, इन आर करेंसी इन आर बैंक। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉस्ट्रो। क्लियर। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं तो और थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। पहला क्वेश्चन करिए, एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाइज शेयर्स इन अ ब्रिटिश कार कंपनी, दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन। जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी ने जब जागुआर को वो किया होगा, है ना, अधिग्रहण उसका किया होगा, तो वो किस में रिफ्लेक्ट हुआ होगा, बताइए। आएगा XYZ जी जब FRB ख़त्म हो जाएगा। शुभम भी क्वेश्चन आएगा इस पर, आई थिंक क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं होगा तो मैं आपका आंसर करता हूँ, अगर नहीं होगा आई थिंक है क्वेश्चन रखा है मैंने इस पर। आज सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चंस बताएंगे तो नहीं। लॉरेंस का वगैरह देखेंगे जब पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी वगैरह समझेंगे, ठीक है, बस स्पैम मत किया करो ना। तो यहाँ पे शेयर्स बाई किए गए। इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर आपको याद हो, करेंट अकाउंट का पार्ट था कैपिटल का, तो इट वाज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और वो ये होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये होता है बैलेंस ऑफ, ये होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पूरा होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो पूरा होगा, ठीक है, एंड ये होगा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ ऊपर लिखो, तो ये जो पूरा BOP होता है उसका पार्ट होता है ये आपका, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं दिखाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बट नॉट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, एन इंक्रीज इन द नीड इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। यही क्वेश्चन पूछा था। आज सर के चैनल का बर्थडे है गाइस, हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई, परमार SSC वाले चैनल का भी बर्थडे आज इसको 4 साल पूरे हो गए। 2021 में आज ही के दिन क्रिएट किया था उस चैनल को। चलो, एंड इंक्रीज इन द नीड इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। एप्रिसिएशन बिल्कुल, अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इसका मतलब होता है अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ओके। एंड इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अभी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है बताता हूँ आपको, देखो एक सेकेंड। जैसे आप यहाँ पे देखो
कि ये हो रहा है डेप्रिसिएशन 86 से 90 हो गया। अब मुझे बताओ एक्सपोर्टर को फायदा होगा, इंपोर्टर को फायदा होगा? इसको फायदा होगा। अगर मैं कोई चीज़ अभी वर्थ $1 एक्सपोर्ट कर रहा था तो मुझे 86 रुपये मिल रहे थे, अभी सेम मैं वर्थ $1 अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे 90 रुपये मिल रहे हैं भाई। यानी कि एक्सपोर्टर की बल्ले बल्ले होती है अगर डेप्रिसिएशन हो करेंसी का तो, ठीक है। एक्सपोर्ट्स बिकम कॉम्पिटिटिव और एक्सपोर्टर बेनिफिट्स, ठीक है। एक्सपोर्टर बेनिफिट्स, वो एक्सपोर्टर को बेनिफिट करता है। क्यों बेनिफिट करता है? क्योंकि मैंने बता दिया क्यों करता है। यही कारण कि क्यों चाइना जैसी कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं वो जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती हैं सो दैट उनके एक्सपोर्टर को बेनिफिट करे। हम मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो रहा है तो इंपोर्टर को नुकसान होगा। अगर वर्थ $1 इंपोर्ट करा तो 86 रुपये उसको पे करना पड़ता है, बेचारे को 90 रुपये पे करना पड़ता है। एप्रिसिएशन के केस में उल्टा हो जाए, एक्सपोर्टर को बेनिफिट नहीं होगा, इंपोर्टर को बेनिफिट होगा। तो आप मुझे आप बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन आप तो सॉल्व कर सकते हो कि एन इंक्रीज इन दी अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो एप्रिसिएशन कर रहा है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में भी जो इंक्रीज है वो एप्रिसिएशन करेगा। और एप्रिसिएशन से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी, ठीक है। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब वही है कि आपका एक्सपोर्ट वगैरह होता है फैसिलिटेट नहीं होंगे, डेप्रिसिएशन में होते हैं। एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन दी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड री, बिल्कुल इट इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, ठीक। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन यानी कि भारत में बहुत इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज, तो ऑब्वियसली बात के बीच जो गैप है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 एक्सचेंज रेट स्टेट द वैल्यू वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज करेक्ट। बताओ कौन सा इसमें से सही है, ये आपको बताना है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स in which the government interfere नहीं। Fixed exchange rate are rates set by the government decisions and maintained by government actions. Under the Bretton Woods Conference, the exchange rates are floated in terms of rise or falls of price of gold. Under the classical gold standard, the exchange rates are fixed in terms of price of dollar. तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा जहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फ्लिप्ड एक्सचेंज रेट होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट डिसीजंस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक्सचेंज रेट कितना होगा, वो गवर्नमेंट खुद से मैनेज करती है। Which of the following would be considered as FDI, foreign direct investment? इसमें किसको कंसीडर करेंगे? A foreign company buying shares in stock exchange in India. Foreign company stock exchange में शेयर बाई कर रही है। Foreign country pension fund investing in Indian stock markets. A foreign merchant banker buying shares from Indian stock markets. A foreign entity setting up an education institution in India. तो यहाँ पर देखो tangible asset investment किसमें हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। tangible asset investment हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is or are the effects of the devaluation or depreciation of currency? devaluation और depreciation में क्या इफेक्ट होते हैं, जल्दी से बताओ। अगर devaluate किया जाएगा, depreciate होगी तो कौन बेनिफिट मिलेगा? अभी मैंने आपको बताया आपको। Yes, long time investment. तो it leads to increase in imports? No. It leads to increase in export? Yes. And decrease in import? Yes. तो भाई पहला तो नहीं होगा, दूसरा होगा, तो हम 2-3 बोल सकते हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में क्यों इंक्रीज होगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज मतलब कि डोमेस्टिक करेंसी मार्केट में ज्यादा घूम रही है। क्यों ज्यादा घूमेगी? क्योंकि डेप्रिसिएट कर रही है। $1 में पहले कम रुपए मिलते थे, अब ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, तो ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी अवेलेबल, तो इन्फ्लेशन होगा उससे। Which of the following statement is or are correct? इनमें से कौन सा सही है? Most of India's reserves is held in the form of foreign currency. ज्यादातर जो इंडिया के रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी के फॉर्म में। There is no cost of holding foreign currency as reserves by our nation. किसका बर्थडे है सर आपके पास? किसका बर्थडे है मतलब क्या? अभी बताया तो तुम्हें। 2 लोगों का बर्थडे आज, एक तो हमारे चैनल का है और एक यति का है आज बर्थडे। चलो भाई, तो आंसर क्या होगा इसका? और क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो, ठीक है। मुझे ऐसे सपना नहीं है कि भाई आप किसका बता रहे हो, ABDCD, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्या कोई कॉस्ट नहीं होती? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्या फॉरेन करेंसी होल्ड कर रहा है उसका कोई कॉस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द रिजर्व्स, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर में पैसा रखो खाली और बैंक में इन्वेस्टमेंट ना करो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करो, ऐसे कैश में पड़ा रहने दो, तो उसकी कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ना। नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, ठीक है। ये इनविजिबल, ठीक है, याद करो, विजिबल और इनविजिबल किस में आ रहा है आपका? कैपिटल अकाउंट, सॉरी करेंट अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आ गए हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन दी FDI? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। बताइए। चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखो नॉन रेजिडेंट जो एक्सटर्नल डिपॉजिट करते हैं, मैंने आपको बताया था NRI लोग जो लोग करते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ना कि FDI FPI, ठीक है। जो NRI लोग करते हैं यहाँ पर इंडियन बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे वो रेमिटेंस के तहत आएगा। तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट जो होंगे, आई थिंक सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, UPSC CSE का। तो ये चौथा तो नहीं होगा, ठीक है, 3 तो होगा ही होगा। और ऑब्वियस सी बात है फॉरेन, ये जो है हमारे ये भी पार्ट होते हैं, ठीक है, FDI के। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली डज व्हाट, मतलब कि ये ज़रूरी करेगी ही करेगी। इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब ध्यान रखना वो जो वर्ड है नेसेसरली, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये तो होगा ही होगा। इट विल इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस वाली अगर मैं बात करूँ, द इफेक्ट ऑफ
ट्रेड बैलेंस वाली मैं बात करूँ तो ज़रूरी नहीं कि होगा ही होगा, इम्प्रूव कर ही देगा। हाँ, इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन। अब मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट कल को क्या करती है कि भाई डिवैल्यूएट कर देंगे। अगर मान लो कि हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है तो तुम करे रहो डिवैल्यूएशन। अब चाइना क्यों करता है डिवैल्यूएशन, जिसे यूएसए चिढ़ा रहता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ना। जितना ज़्यादा वो डिवैल्यूएट करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी फॉरेन करेंसी में उसको अर्निंग होगी, उसके लोगों को होगी कि नहीं होगी। अब तुम एक्सपोर्ट करते ही नहीं हो, करे रहो डिवैल्यूएशन, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ आपका ट्रेड बैलेंस इंप्रूव नहीं होगा, कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट कम नहीं होने वाला है आपका। तो ये दो तो होंगे नहीं, पहला तो होके रहेगा इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अगेन नेसेसरली की वैसे ये गलत हो जाएगा, हो सकता है इंक्रीज कर दे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट नेसेसरली तो नहीं होगा ये भी कि आपकी फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो जाए, अगर जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक। इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। बिल्कुल, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल होगा ही होगा कि डोमेस्टिक जो एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, वो कॉम्पिटिटिवनेस उनकी इम्प्रूव होगी। ओके, अगला है क्वेश्चन एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन द इंडियन मीडिया रिसेंटली। बताओ। बहुत भयंकर हवा चल रही है आज यहाँ पे, सुबह से बारिश हो रही है, माहौल एकदम ठंडक से भर चुका है, मज़े आ रहे हैं पूरे। पता नहीं मुझे क्या, तो शाम होते ही आंखें गर्म होने लगती हैं, अजीब सा होने लगता है, पता नहीं। पता है हमारा जुलाई में मतलब बहुत बर्थडे लगे हुए हैं। कल एक जगह पे जाना था, बर्थडे था, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई, आंखें गर्म। आज फिर गरम गरम एहसास से हो रहा है। चलो, तो which of the following situations best reflects the indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? बताओ। Indirect transfers. An Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes. An Indian company investing in foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the ये होगा इसका, ठीक है। अब फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। शेयर ट्रांसफ़र कर रही है एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल जैकमा, अली बाबा का जैकमा है ना, चाइना का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, उसने मान लो कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो शेयर्स अपने जो है बेच के किसी इंडियन पर्सन को, मान लो अंबानी जी को, बेच के वो चला जाए, तो वो होगा इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र आपका। ओके, रुपी वॉस्त्रो अकाउंट इज़ एन अकाउंट दैट एन इंडियन बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक करेंसी रुपी टू इनेबल। अब पढ़ो यार, बताओ क्या होगा इसका, अभी बताया वॉस्त्रो। A rupee Vostro account is an account that an Indian bank holds for a foreign bank. ठीक है, सही है। इंश्योरेंस डेंसिटी दैट इज एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा डज नॉट फुली कैप्चर द फाइनेंसिंग गैप इन द, सही है भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। 2 क्वेश्चन और बाकी है, करो। पहला ये जहाँ पर बताओ भाई, बताओ डायरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है ना, नॉट मैच्ड। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट का लेना देना एफडीआई से तो नहीं होता है। यहाँ करंट अकाउंट आता है, यहाँ कैपिटल अकाउंट आता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है एफडीआई, तो यहाँ पे एफडीआई आता है ना। लेकिन ये तो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहा है, जिसमें ये तो आता ही नहीं, तो तीसरा बताइए, तीसरा तो आंसर में होना ही होना चाहिए, नहीं पहला तो होगा ही नहीं, ठीक है। वर्ल्ड इंटीरियर ट्रेड सोल्यूशन, ट्रेड करते हैं वो आपका जीवीसी ट्रेड और ग्लोबल वैल्यू चेन इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग, सही है, ठीक है। दोनों ही सही है कि नहीं, सेकंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग, ये तो सही है, ठीक है। वर्ल्ड इंटीरियर ट्रेड सोल्यूशंस, ये मेरे हिसाब से गलत होगा, ठीक है। और आंसर इसका 2 and 3 होना चाहिए, ठीक है। 2 and 3 पहला तो मतलब ये तो हो नहीं सकता बिकॉज 3 तो गलत है, और ये भी नहीं हो सकता बिकॉज 1 तो सही है, इस वजह से, ठीक है। आंसर भी होगा। हाउ कैन करेंसी डिप्रिसिएशन स्टिमुलेट इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज हो सकता है अगर डिप्रिसिएशन हुआ, तो बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट, बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट प्राइसेस। बताओ या तो क्या होता है डिप्रिसिएशन करने से, क्या होता है एक्सपोर्ट की कॉस्ट जो है वो घट जाती है, या फिर इंपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। किस तरह से डिप्रिसिएशन स्टिमुलेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है नेट एक्सपोर्ट्स को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिड्यूस कर देता है एक्सपोर्ट कॉस्ट को, ठीक है। आपको जो एक्सपोर्ट करना है उसके। अब बताओ आपका कितना स्कोर आया। तीन गलत था तो 2 and 3 कैसे हो जाएगा भैया, नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्टली मैच्ड है इसलिए। हाँ ये वाला, इसमें क्या ये वाला तो समझ में आ गया होगा ना, तीसरा वाला। अब जैसे जो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशंस है, इसमें लिखा डेटाबेस ऑन जीवीसी रिलेटेड ट्रेड,
तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन वाला जो ट्रेड है, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है कि जो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन है, वर्ल्ड बैंक ने इसको डेवलप किया था जितना मुझे याद आ रहा है, एंड ये ग्लोबल वैल्यू चेन से संबंधित तो नहीं है, उसके डेटाबेस को मैनेज तो नहीं करता है, तो इस वजह से दूसरा वाला गलत होगा आपका। तीसरा वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैच वाला गलत था ओनली, ओके, कोई रैंकिंग नहीं है वो। चलिए थैंक यू सभी को, एंड ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है वहाँ पर आपको इसको एक्सेस आप ले सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू।